भारत के 13 बंदरगाह जो हैं सबसे बड़े बंदरगाहों में गिनती की जाती है। और यही 13 बंदरगाहों को आपस में मिला दिया जाए मेरे भाई, तो सिंगापुर का एक भी बंदरगाह नहीं बनेगा। अर्थात हमने कितना विकास कर लिया, लेकिन आज भी इतने विकास की कमी है मेरे भाई कि कितना भी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए, फिर भी हम सिंगापुर की टक्कर नहीं दे सकते। आज भी भारत को सुधार की ज़रूरत है, और भी ज़रूरतें हैं चीज़ों को बेहतर करने की। वो किस तरीके से किया जा सकता है। और भारत के बंदरगाह जैसे बड़े बड़े बंदरगाह लेते हैं तो 13 बंदरगाह, वैसे तो बहुत सारे बंदरगाह आते हैं, कुछ सरकारी हैं कुछ प्राइवेट हैं। तो उन सभी की बात करेंगे और देखते हैं किस तरीके से कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, और देखेंगे नहीं, बंदरगाह को याद करवाने का भी प्रयास करेंगे। यदि आप यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आपका यहाँ पे स्वागत है। और आप यहाँ पे वीडियो देखने ही नहीं, यहाँ पे आप कुछ सीखने और कुछ कर गुजर जाने की इच्छा से आए हो, तो आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भैया बंदरगाह के बारे में कौन सी चीज़, कौन सा फैक्ट आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो मेरे भैया आप देख रहे हो 13 बंदरगाह जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते। 2023 में यूपीएससी ने इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। तो कुछ सरकारी पूछे तो कुछ प्राइवेट पूछे, कुछ जारिये पूछे, और उनका पूछने का नज़रिया तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, भारत के 2 तट होते हैं दक्षिण भारत में। भाई बंदरगाह कहाँ पे होंगे? जहाँ पे पानी होगा, समुद्र होगा, वहीं तो बंदरगाह होंगे। क्या हिमालय वाले पोर्शन में बंदरगाह बन सकते हैं? तो आप बोलोगे सर कतई नहीं बन सकते, क्योंकि हिमालय में समुद्र नहीं देखने को मिलेगा। हिमालय में कोई बड़ी ऐसी जलधारा नहीं देखने को मिलेगी जहाँ से एक शिप, कंटेनर जा सके, पानी वाली जहाज़ जा सके। तो 2 ही तट हैं, एक तो पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यही बंदरगाह संभव होते हैं। बस ये सबसे पहला बंदरगाह देखते हैं तो यहाँ पे आता है कांडला मुंबई बंदरगाह। यहाँ पे नहावा सेवा, मुरमा गोवा, न्यू मैंगलोर, और इसके साथ साथ कोची बंदरगाह आता है। 6 बंदरगाह इस साइड में, इस साइड बोले तो पश्चिमी साइड में आते हैं। और यहाँ से देखने के बाद अब पूर्वी साइड के बंदरगाह देखते हैं, बंगाल वाले रीजन के। यहाँ पे आता है तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये बंदरगाह यहाँ पे आते हैं। हम कांडला बंदरगाह के भैया पश्चिमी तट वाले बंदरगाह की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आता है बंदरगाह? कांडला बंदरगाह आता है। तो ये कांडला बंदरगाह जो है आप देख रहे हैं, कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह जो है जो गुजरात में पड़ता है। और इसी के साथ यहीं पे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, खूब अच्छे से रिवाइज भी करवाएंगे। ये तो बस बेसिक की शुरुआत है। महाराष्ट्र मुंबई में है, महासेवा महाराष्ट्र में है, मुरमा गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, कोची बंदरगाह जो है केरल में पड़ता है। अब पूर्वी तट के बंदरगाह की हम बात करते हैं तो मेरे भैया तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर में ही है। और छोटे बंदरगाह तो बहुत सारे होते हैं, अब इनकी गिनती कहाँ तक की जाए। अब देखते हैं क्या होता है भाई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एनसीईआरटी जब देखोगे तो एनसीईआरटी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से चीज़ें आती हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े तथा 185 मध्य व छोटे बंदरगाह स्थित। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण एवं प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे बंदरगाह
मध्य बंदरगाह संविधान की संवर्धित सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ है मेरे भैया कि जो बड़े बंदरगाह हैं, जो हमने बड़े 13 बंदरगाहों की बात की है, इसका रखरखाव केंद्र सरकार करती है, और जो छोटे 185 बंदरगाह के करीब, इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक, लगभग में मध्यम वर्गीय की बात करी जा रही है, तो इनका रखरखाव जो होता है वो संवर्धित सूची के अधीन आता है और राज्य सरकार इससे तय करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कांडला बंदरगाह, और एक नज़र आपको दिखा दें हम कांडला। पहला हमारा बंदरगाह जो हमने चर्चा का विषय बनाया था, ये कांडला बंदरगाह था, और कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, और इसे डिटेल में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह एक उच्च ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार के प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया कि भाई यहाँ से आप जो ट्रेड करते हैं वहाँ पे आपको भारी छूट दी जाएगी टैक्स में। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया था और दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। ठीक है, तो आप एक नज़र कांडला बंदरगाह को हमारा ख्याल ऐसा देख लीजिए। तो भाई कांडला बंदरगाह आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो कांडला बंदरगाह पे है, यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो इसे काफ़ी लाभ हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो एक कंटेनर उतर रहा है। कंटेनर उतरने के बाद यहाँ पे सेट किया जाएगा, और यहाँ पे सेट करने के बाद में ट्रक के माध्यम से इसे बाहर भेज दिया जाएगा जहाँ का ऑर्डर होता है। अब इसका नाम जो था कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। ये अंदर की तरफ आप देख रहे समुद्र है। समुद्र के बाद में यहाँ पे शिप लगाई जाती है, और शिप लगाने के बाद यहाँ से माल को उतारा जाता है। तो भाई अगला बंदरगाह हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला बंदरगाह कौन सा आता है, तो आगे की तरफ जैसे हम लोग मूव करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आ जाता है, तो आपके सामने मुंबई बंदरगाह आ जाता है। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में भी देख लेते हैं। यह देश का सबसे बड़ा वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह एक तो होता है मानव निर्मित, जिसको मनुष्य वहाँ पे मिट्टी डालकर वहाँ की ऐसी एक व्यवस्था स्थापित करता है, समुद्र की गहराई बढ़ाता है और ऊपर की तरफ आने जाने का रास्ता खूब बढ़िया से डेवलप करवाता है, तो वो मानव निर्मित होता है। और प्राकृतिक बंदरगाह मतलब ईश्वर की देन से ही कुछ ऐसा बंदरगाह होता है जो वो पहले से डिजाइन होता है। तो मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। इसका मतलब क्या मनुष्य ने वहाँ पे कुछ नहीं करवाया? ऐसा भी नहीं है भाई, विकास का जरिया तो मनुष्य ही बनाता है। फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन, लोडिंग, अपलोडिंग, ये सारी व्यवस्था वहीं पे करता है। तो मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जो प्राकृतिक कटान में सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, मशीन, इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्यात किया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब से पूछा जाता है देश के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। तो एक बार मुंबई बंदरगाह के बारे में भी आप एक नज़र देख लीजिए। ये मुंबई का बंदरगाह है, यहाँ से ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहीं से पेट्रोलियम, सूती कपड़े, बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। ये आप बंदरगाह देख रहे हो, ये मुंबई का बंदरगाह है। इसी के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बंदरगाह है, और यहाँ से भाई क्या होगा, यहाँ से कोई शिप आती है। देखिए कितना बड़ा बंदरगाह बना रखा है। यहाँ से शिप आई और यहाँ से लोडिंग अपलोडिंग कराई। यहाँ भी कुछ शिप लगाए, कुछ यहाँ पे जैसे पेट्रोलियम की चीज़, तो पेट्रोलियम वाले इधर लगा दी, पेट्रोलियम निकाल लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ क्या किया जाएगा, सूती कपड़े का अलग होता है,
और जितने भी सामान आते हैं सभी का अलग अलग होता है वहाँ पे, जो जहाँ पे इसका स्थान होता है वहीं से उसे निकाल लिया जाता है। तो मुंबई बंदरगाह समझ में आया होगा, आई होप। अब चलिए देखेंगे अगला। जो मुंबई बंदरगाह है चमड़ा वमड़ा आगे देखते हैं। नहावा न्यू मुंबई बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह, इसके बारे में देखते हैं क्या है भाई। इसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह पूर्णतया यंत्र चालित बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने हेतु न्यू मुंबई में आधुनिक शैली में विकसित किया गया बंदरगाह है। इसे वर्ष 1988-89 में देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में भी निकल के आई। तो ये मुंबई बंदरगाह के बारे में देख लिया। अब इसके बारे में हम देखते हैं पोर्ट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसी के साथ ही साथ आप देखने का प्रयास करेंगे, ये आपके सामने कोचीन बंदरगाह और मोरमुगाओ बंदरगाह है। और इसके साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं मोरमुगाओ बंदरगाह, जो अभी आपने ये वाला देखा, ये वाला बंदरगाह कितनी एरिया में बना रखा है। देखिए ये बंदरगाह इधर से आएगा, इधर जो आप देख रहे हैं शिप को खाली किया जा रहा है, कंटेनर खाली किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में जाएंगे जहाँ से ट्रक के माध्यम से इनका व्यापार होगा। तो देखिए यहाँ पे एक नाव, ये देखिए जहाज शिप आ रहे हैं। शिप आने के बाद इस तटवर्ती एरिया में लग जाएंगे और लगने के बाद इस तरीके से यहाँ जो हमने जूम करके दिखा रखा है खाली किए जा रहे हैं, ऐसे इधर की साइड में खाली किए जाएंगे और फिर देश के अलग अलग कोने में इनको भेज दिया जाएगा। तो ये बंदरगाह जो आप देख रहे हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। गोवा की जुआरी नदी की एस्चुअरी में स्थित यह बंदरगाह 1970 तक देश का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह था, क्योंकि पूर्व में जापान को लौह अयस्क का ही निर्यात होता था। परंतु वर्तमान में क्या होता है, मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक, काफ़ी, नारियल, काजू, नमक आदि का निर्यात होता है। अब न्यू इंग्लोर बंदरगाह की बात की जाए तो मोरमुगाओ व कोच्चि के मध्य कर्नाटक में स्थित यह बंदरगाह आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। अब इसके बारे में भी जानते हैं और इससे कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती है, आयात की जाती है। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क कर्नाटक की कुद्रेमुख खान से निष्कासित ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। बंदरगाह का नाम आप याद रख सकते हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो आपके सामने देखिए यहीं से चंदन की लकड़ी और काजू बादाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निर्यात की जाती हैं यहाँ से। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में ख़रीद लेना। निर्यात का मतलब होता है हमारे देश में बना हुआ सामान यहाँ से कंटेनर के माध्यम ले जाएंगे और इस शिप में लोड करेंगे, विदेश में बेच लेंगे। विदेश बोले तो जापान के लिए भेज देंगे। ठीक है, ये रहा भाई, खूब अच्छे से बंदरगाह को सेट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे एक जगह पर लोडिंग होगी, एक जगह पे अपलोडिंग होगी। ठीक है, तो देखिए कितना लंबा बंदरगाह बना रखा है। यहाँ पे देखिए ये शिप एक अनलोड की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक शिप लगी हुई है और यहाँ पे माल पहले से लगा पड़ा है। यहाँ से ट्रक के माध्यम से हाईवे पे आएंगे। हाईवे पे आने के बाद देश के अलग अलग कोने में चीज़ें को भेज दिया जाता है। ये रहा इस बंदरगाह की पूरी कहानी। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी दूरी तक कंटेनर ही कंटेनर आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये तेल, गैस आदि सामान को पाइप के माध्यम से अब क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है यहाँ पे इकट्ठा करके और फिर दूसरे कंटेनर में इसे भेज दिया जाता है देश के अलग अलग कोने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे कंटेनर ही लगे हुए हैं। और यहाँ भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, माल लोड किया जा रहा है या अनलोड किया जा रहा है। अनलोड का मतलब होता है खाली करना, लोडिंग का मतलब होता है भरना। चलिए भाई देखते हैं कोचीन बंदरगाह।
कोची बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वेम्बनाड कयाल, जिसे अरब सागर की रानी, अच्छा छोड़ो ना, एक बात याद रखिए, कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरब सागर पूरा कतई तटवर्ती एरिया यहाँ तक भर जाता है पानी से। और होता क्या है भाई, इसके बारे में भी जानने का हम प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो क्या है, ठीक है, इसके लोकप्रिय नाम से इसे जाना जाता है कि मुहाने पर स्थित कोचीन पत्तन भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस पत्तन को सुएज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त होता है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और इसकी गोदी भर खुली रहती है। ठीक है, इसकी गोदी वर्ष भर खुली रहती है, अर्थात ये पूरे साल बंदरगाह काम करता रहता है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम क्या कह सकते हैं, पेट्रोलियम क्या है, शोधशाला स्थित है। देखते हैं भाई, ये रहा आपका ये बंदरगाह, जिसे कोचीन की रानी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पानी भरा होता है और बहुत बढ़िया सुविधा होती है, पूरे वर्ष चालू रहता है बंदरगाह, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। आप कौन सा बंदरगाह, हमने पश्चिमी तट को निपटा दिया, अब इस वाले तट के बारे में बात करते हैं। इस वाले तट के बारे में बोलें तो हम उसी तट की बात करेंगे जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित 27 जनवरी 2011 को तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऐसी घटना यहाँ पे हुई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। श्री V.O. चिदम्बरम पिल्ले ने 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवाहन सेवा तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच प्रारंभ करी थी। ये रहा आपके पास तूतीकोरिन बंदरगाह। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिप कंटेनर खूब अच्छे से लगे हैं। यहाँ पे इस कंटेनर से जो है ना, माल को उतार कर इधर लगाया जाएगा और फिर ट्रक के माध्यम से इसे भेज दिया जाएगा। और चलिए भाई, देखते हैं, यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है कितने सारे वो लगे हुए हैं कंटेनर लगातार। और आपको पता होना चाहिए, कंटेनर में 5,000, 15,000, 10,000, 20,000 तक कंटेनर आ सकते। एक जहाज़ में 20,000 कंटेनर तक चले आते हैं। अब देखते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में जानेंगे। तो भारत के प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित है। इसे वर्ष 1859 में बनाया गया था। तट पर पानी की कमी के कारण पहले जलयान इस तट तक नहीं आ पाते थे, जिसके बाद कृत्रिम रूप से गहरा किया गया। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादक, उर्वरक, लोहा, आयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, मशीनें, सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, रबड़, तंबाकू, तेल, हल्दी आदि का आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, और क्या है, मुंबई के बाद चेन्नई देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो वही बहुत अच्छी जानकारी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस बंदरगाह के बारे में। देखिए, ये बड़ा वाला जहाज़ हमें लगता है MSC का जहाज़ है। MSC के जहाज़ में लगभग 15 से 20,000 कंटेनर आते हैं। ये आप छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन एक ट्रक पे एक ही कंटेनर आ पाता है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। ये देखिए भाई, बंदरगाह पहले यहाँ से क्या था, यहाँ से पानी नहीं आता था, तो जहाज़, ये सारे देख रहे हैं, ये जहाज़ ही लगे खड़े हैं। और यहाँ पे नहीं आता था, तो यहाँ इसे और गहरा किया गया, समुद्र से कनेक्शन बनाया गया, तब से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर चले आते हैं। बहुत बड़े MSC वाले नहीं आते, ये बात याद रखना। अब विशाखापट्टनम की बात करते हैं, तो विशाखापट्टनम के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, काकीनाडा तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित इस बंदरगाह के पास पोत
निर्माण व इमारत उद्योग भी स्थापित है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का आयात निर्यात किया जाता है। यह सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये देखिए, इस बंदरगाह के बारे में आप देख रहे हैं, ये विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। ठीक है भाई, यहाँ भी आप हर बंदरगाह पे यही काम होता है, माल लोड करना और उतारना। पारादीप बंदरगाह देख लेते हैं। पारादीप यह ओडिशा राज्य में कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब बेचा जाता है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता की भी बात करते हैं, उसके बाद में इनको देखने का प्रयास करेंगे। यह बंदरगाह हुगली नदी पर अवस्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक नदी पत्तन है, कांडला भांति यह भी एक ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह पर जल स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का नामक स्थान का एक कृत्रिम बांध भी बनाया गया। तो आप इसके बारे में, बंदरगाह के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे पानी कभी बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे जहाज आए तो पानी बढ़ा दिया, जहाज चली गई तो पानी कम कर दिया। तो ऐसा काम होता रहता है। बांध डैम से पानी खोल दिया जाता है, फिर से इसे बढ़ा दिया जाता है, यही काम किया जाता है। अब एन्नोर बंदरगाह के बारे में भी देख लेते हैं। यह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। इसका परिचालन सन 2001 में शुरू किया गया था। ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी मिनरल्स बंदरगाह है। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट वाला बंदरगाह, निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 21 फरवरी 2014 को एन्नोर बंदरगाह का नाम स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता के कामराज के नाम पर एक कामराज पोर्ट लिमिटेड किया गया था। और यही क्वेश्चन भैया जो था वो 2023 में यूपीएससी ने पूछा था कि किस बंदरगाह को कामराज पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा? एन्नोर बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है भाई, यह भी यूपीएससी ने ही अपनी स्टेटमेंट में दिया था। ठीक है, और क्या था, ये प्राइवेट है या सरकारी है, ऐसी भी यहाँ पे चर्चा करी गई थी। चलो पोर्ट ब्लेयर के ऊपर भी देख लेते, फिर इन दोनों बंदरगाहों की हम पिक्चर देखेंगे कहाँ पे किस तरीके से इसका दृश्य आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस देश में सबसे बड़े बंदरगाह की कुल संख्या 13 है। इस बंदरगाह का प्रबंधन मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आपने एक चीज़ तो ध्यान से देख ली होगी मेरे भाई कि जो बंदरगाह हैं, ये हम उस वाले बंदरगाह की बात कर रहे हैं, प्राइवेट वाले एन्नोर बंदरगाह की। ये एन्नोर वाला बंदरगाह है। और यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े जहाज जो है ना। और ये अंडमान वाला बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर वाला। ये पूरा का पूरा टापू के ऊपर बंदरगाह बना हुआ है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो ट्रेडिंग नहीं होती है। यहाँ पे देखिए सिपाही और ये सिर्फ लोडिंग अपलोडिंग की जा रही है। और यहाँ पे जो भूभाग है वो तो इतना ही है। यहाँ से कनेक्शन बनाया जाता है ना अलग के लिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये देखिए पोर्ट ब्लेयर का बंदरगाह आप देख रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, आप जाओगे तो एकदम प्रकृति का गहरा वाला आनंद मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने देख लिया। और ये वाला वो प्राइवेट वाला बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। तो इतनी चीज़ें देखने के बाद आप एक बार फिर से रिवाइज मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद में हम आपसे विदा लेने का प्रयास करेंगे। कांडला बंदरगाह
सबसे पहले कांडला बंदरगाह, नवाब सेवा, मुरमा गोवा बंदरगाह, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन और कौन सा चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। इतने बंदरगाह हैं। वहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नवाब सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र, मुरमा गोवा बंदरगाह गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोची बंदरगाह केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु। ये तीनों बंदरगाह 7, 8 और 9 ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। तूतीकोरिन, एन्नोर और कौन सा चेन्नई बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह लगभग 13 हैं। छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 के करीब है। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसे क्या करना है? लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।